कहानी सिंड्रेला की। एक बार की बात है, सिंड्रेला नाम की एक साधारण और सुंदर लड़की थी। वह अपनी दुष्ट सौतेली माँ और 2 सौतेली बहनों के साथ रहती थी। सौतेली माँ उसे पसंद नहीं करती थी और उसे घर का सारा काम करवाती थी। उसकी सौतेली बहनों को कभी काम नहीं करना पड़ा, वे बस अपने फैंसी ड्रेस में घर के आसपास घूमती रहती थी। उन्होंने हमेशा सादे ड्रेस के कारण सिंड्रेला का मजाक उड़ाया। एक दिन उनके घर पर राजा का एक पत्र आया जिसमें लिखा था कि राजा आज रात एक बॉल पार्टी रख रहा है और प्रिंस अपनी प्रिंसेस का चयन करेगा। हर कोई इसे पढ़ने के लिए उत्साहित हो गया। सिंड्रेला भी बॉल पार्टी में जाना चाहती थी। उसकी सौतेली माँ ने उसे बताया कि वह जा सकती है यदि वह अपना सारा काम समय पर पूरा कर लेती है और अपने सौतेली बहनों को बॉल पार्टी के लिए ड्रेस अप होने में मदद करती है। सिंड्रेला ने सारा काम उचित समय पर खत्म कर लिया था। अंत में हर बार की तरह उसे नहीं जाने दिया गया। उदास सिंड्रेला अकेली घर पर रह गई थी। वह बहुत दुखी थी कि वह बगीचे में भाग गई और कहा, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। कभी नहीं मेरे प्रिय बेटी, एक आवाज में कहा। सिंड्रेला को एक छोटी सी महिला जादुई छड़ी के साथ दिखी। वह उसकी परी गॉडमदर थी। वह सिंड्रेला की बॉल पार्टी पर जाने में मदद करना चाहती थी। अपने हाथ की एक लहर के साथ उन्होंने सिंड्रेला को एक राजकुमारी की तरह सजा दिया। उन्होंने उसे एक सुंदर नया गाउन और गिलास स्लीपर्स से सजाया। साथ ही उन्होंने उसके लिए चमकदार काले घोड़ों को बॉल पार्टी तक पहुंचाने का आदेश भी दिया। जाने से पहले परी गॉडमदर ने कहा, यह जादू केवल आधी रात तक चलेगा। आपको तब तक घर वापस पहुंचना होगा। जब सिंड्रेला ने महल में प्रवेश किया तो हर कोई उसकी सुंदरता से हैरान रह गया था। वह बॉल पार्टी में सबसे सुंदर लड़की थी, यहाँ तक कि उसके सौतेले बहनों ने भी उसे नहीं पहचाना। राजकुमार ने भी उसे देखा और उसके प्यार में पड़ गया। अन्य सभी लड़कियों को उससे बहुत जलन हो रही थी क्योंकि राजकुमार पूरी रात उसके साथ नृत्य करता रहा। सिंड्रेला को इतना मजा आया कि वह लगभग भूल ही गई थी कि परी माँ ने उसे अपने जादू के बारे में क्या बताया था। हालांकि जब उसने समय देखा तो वह जल्दी से महल छोड़कर भाग गई। जल्दी में सिंड्रेला का एक गिलास स्लीपर महल की सीढ़ियों में छूट गया था। राजकुमार उसके साथ प्यार में पड़ गया था और यह पता लगाना चाहता था कि वह कौन थी। वह उससे शादी करना चाहता था। अगले दिन उसने अपनी सारी सेना को हर घर में जाने के लिए कहा और उस लड़की को खोजने का आदेश दिया जिसका भी पैर गिलास स्लीपर में फिट बैठता है। हमें उनको खोज निकालना है, राजकुमार ने कहा। जब वे सिंड्रेला के घर पहुँचे तो दोनों सौतेली बहनों ने उनके बड़े पैरों को गिलास स्लीपर में घुसाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे असफल रही। अंत में जब सिंड्रेला ने गिलास स्लीपर पहना तो उसका पैर पूरी तरह से ग्लास स्लीपर में फिट हो गया था। राजकुमार ने उसे बॉल पार्टी की रात से पहचान लिया था कि सिंड्रेला ही वो स्पेशल लड़की है। उन्होंने सिंड्रेला से जल्द ही एक भव्य समारोह में शादी कर ली और वे हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। द मिडास एंड द गोल्डन टच। बहुत समय पहले एक मिडास नाम का एक राजा हुआ करता था जिसकी सोने यानी स्वर्ण से बहुत प्यार था। एक दिन उसे एक गरीब आदमी मिला जो उसे भीख मांग रहा था। उसने उसकी काफी सहायता की। इसके बाद उसे आदमी ने उसे डायनोसाइलस से मिलाया जो कि भगवान थे और वहां प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, तुमने मेरे आदमी की बहुत सहायता की, इसके लिए धन्यवाद। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, तो बोलो क्या मांगते हो। मिडास ने तनिक देर किए बिना अपने आराध्य से गोल्डन टच का वरदान मांग लिया, यानी वह जिसे छुएगा वह सोना बन जाए। देवता ने कहा तथास्तु और वहां से चले गए। इसके बाद राजा जो भी चीज छूता वह सोने की बन जाती। महल की दीवारें, खंबे, सब कुछ। अब राजा को भूख लगने लगी तो जब उसने अपने खाने को छुआ तो वह भी सोने का बन गया।
हाथ में रखा हुआ गिलास भी सोने का हो गया। हर चीज धीरे धीरे करके सोने की होने लगी। भूखा प्यासा राजा थक कर बैठ गया। अब वह कुछ खा पी भी नहीं सकता था, क्योंकि जिस भी चीज को वह छूता वह सोने की बन जाती। राजा की बेटी, जिसे वह प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे, दौड़ती हुई आई और अपने पिता से लिपट गई। बेटी उसी वक्त सोने की गुड़िया बनकर रह गई। मिडास हतप्रभ रह गया। अपनी लाडली को सोने में बदला देखकर मिडास को स्वर्ण स्पर्श का वरदान मांगने पर काफी अफसोस हुआ, किंतु पछतावे के सिवा और कोई रास्ता ही नहीं था। कहते हैं कि अगली रात सपने में वही देवता ने फिर राजा को दर्शन दिए और पुनः एक वर मांगने के लिए कहा। मिडास ने इस बार भी बिना देरी किए गोल्डन टच वापस लेने की प्रार्थना की। तब देवता ने कहा कि ठीक है, तुम उस नदी के पास जाकर स्नान करो। उस नदी में नहाने के बाद तुम्हारा सोने का टच चला जाएगा। राजा ने बिल्कुल वैसा ही किया। राजा ने सबसे पहले अपनी बेटी को स्पर्श किया और उनकी बेटी खिलखिलाकर हंस पड़ी। कहानी से सीख सिर्फ इतनी सी है दोस्तों कि लालच बहुत बुरा होता है, हमारे लिए नहीं, हमारे आसपास के लोगों के लिए भी। इसीलिए लालच कभी नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बहुत समय पहले की बात है। एक बार हवा और सूरज में इस बात पर बहस छिड़ गई कि दोनों में अधिक ताकतवर कौन है। हवा को अपनी तेज गति का बहुत अहंकार था। उसने सूरज से कहा, मैं अगर तेज गति से बहने लगूं तो तूफान बन जाती हूँ और बड़े बड़े पेड़ उखाड़ सकती हूँ। मैं तुमसे कहीं अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा का कहना बड़े ही शांत तरीके से सुना और उससे कहा, तुम्हें इस तरह खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए। यह सुनकर हवा बहुत चिढ़ गई और अपना और भी बखान करने लगी। दोनों में विवाद चल ही रहा था कि तभी उन्हें एक राहगीर जाता दिखाई दिया, जिसने कोट पहन रखा था। उसे देखकर सूरज को एक युक्ति सूझी। उसने हवा से कहा, चलो मुकाबला करते हैं। हम में से जो इस आदमी से उसका कोट उतरवा देगा वह दूसरे से ज्यादा शक्तिशाली होगा। हवा ने सूरज की बात मान ली और उसने पहले अपनी ताकत का प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। उतनी देर के लिए उसने सूरज को बादलों की आड़ में छिप जाने को कहा। अब हवा धीरे धीरे बहने लगी, लेकिन इससे उस राहगीर पर कोई असर नहीं हुआ और उसने कोट नहीं उतारा। फिर हवा ने अपनी गति बढ़ाई और तेजी से बहने लगी। इससे उस आदमी को ठंड लगने लगी और उसने अपने कोट के बटन लगाकर उसे और कस लिया। काफी समय तक हवा तेज गति से बहती रही, लेकिन राहगीर ने कोट नहीं उतारा। आखिरकार थककर हवा शांत गई। अब सूरज की बारी थी। वह बादलों से निकला और हल्की धूप चमकने लगी, जिससे राहगीर को ठंडक से राहत मिल गई। उसने बटन खोल दिए और कोट ढीला कर दिया। थोड़ी देर बाद सूरज तेजी से चमकने लगा और धूप बहुत तेज हो गई। अब आदमी को गर्मी लगने लगी, जिससे उसे कोट की गर्माहट की जरूरत ही नहीं रही। अंततः राहगीर ने अपना कोट उतार दिया। हवा ने यह देखा तो खुद पर बहुत लज्जित हुई और उसने सूरज से हार मान ली। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। चाहे आप में कितने भी गुण हों, लेकिन घमंड बहुत बुरी चीज है और घमंडी का सिर कभी न कभी नीचे होता ही है। आज की कहानी है द एंट एंड द डव। एक बार एक एंट बहुत ही प्यासा होता है और उसे पानी पीना रहता है। वो पानी पीने के लिए नदी के पास जाता है और वहाँ आराम से पानी पी रहा होता है। शुक्र है मुझे पानी मिला। तभी अचानक पानी पीते पीते वो छपाक से पानी में गिर जाता है। अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो मदद के लिए गुहार करने लगता है, लेकिन किसी को भी एंट की आवाज सुनाई नहीं देती। बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। तभी एक डव जो कि पेड़ पर बैठी हुई रहती है उसकी आवाज सुन लेती है और उसे मुसीबत में देखकर जल्दी से एक पत्ते को पेड़ से तोड़कर उसे पानी में फेंक देती है। बचाओ, रुको मैं तुम्हें बचाती हूँ। किसी तरह इस पत्ते पर खुद को बैठाओ
और जल्दी से पानी में तैरकर ऊपर की तरफ आ जाओ। डव एंट को बचा लेती है। कुछ दिन बाद डव के पास एक शिकारी आता है। उसे पेड़ पर बैठा देखकर वो उसे तीर मारने लगता है। तभी एंट देखकर पहचान जाता है कि वही डव थी जिसने उसकी मदद की थी और एंट जल्दी से जाकर अपनी दोस्त को बचाने के लिए उस हंटर के पैर पर जोर से काट देता है। आह! हंटर को लगते ही उसका निशाना चूक जाता है और डव बच जाती है और इस तरह एंट डव को बचा लेता है। थैंक यू सो मच, तुमने मेरी जान बचाई। तुमने भी तो उस दिन मेरी जान बचाई थी। इस कहानी की एक ही सीख है कि जो भी काम आप किसी के लिए अच्छा करते हो तो आपको भी उसके बदले अच्छा ही मिलता है। द अगली डकलिंग, बदसूरत बतख की कहानी। गर्मियों के दिन थे। शाम के समय एक बतख झील के पास ही पेड़ के नीचे अपने अंडे देने के लिए अच्छी जगह ढूंढी थी। उसने वहां पर 5 अंडे दिए। उसने देखा कि उसके 5 अंडों में से एक अंडा सबसे बहुत अलग है, जिसे देखकर वो बहुत परेशान रहने लगी। उसने अंडों से बच्चों के बाहर आने तक का इंतजार किया। फिर एक सुबह उसके 4 अंडों में से 4 नन्हे बच्चे बाहर आ गए। वो सभी बहुत सुंदर थे और प्यारे थे, लेकिन उसके 5वें अंडे से अभी तक बच्चा बाहर नहीं आया था। बतख ने कहा कि यह 5वें अंडे का बच्चा उसका सबसे सुंदर बच्चा होगा, तभी वह बाहर आने में इतना ज्यादा समय ले रहा है। एक सुबह वह 5वां अंडा भी फूट गया। उसमें से एक बदसूरत बतख का बच्चा निकला। बतख का यह बच्चा अपने बाकी चारों भाई बहनों से बहुत बड़ा और बदसूरत था। यह देखकर बतख माँ बहुत उदास हो गई। उसे उम्मीद थी कि शायद कुछ दिनों बाद वह बदसूरत बतख भी अपने भाई बहनों की तरह सुंदर हो जाएगा। कई दिन बीत जाने के बाद भी वह बतख बदसूरत ही रहा। बदसूरत होने की वजह से उसके सारे भाई बहन उसका मजाक भी उड़ाते थे और कोई भी उसके साथ नहीं खेलता था। तुम बड़े अजीब हो, हमारे साथ मत खेलना। तुम अगली डकलिंग हो, अगली डकलिंग, अगली डकलिंग। उसके दोस्तों का ऐसा व्यवहार देखकर मदर डक ने समझाने की कोशिश भी की। वो बहुत गुस्सा हुई और उन लोगों को अच्छी फटकार और डांट लगाई ताकि उन्हें समझ आए कि डकलिंग अगली नहीं है, उनकी सोच ही खराब है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इसे अगली डकलिंग कहने की? हर कोई अपने आप में खूबसूरत होता है, तो खबरदार अगर इसे ऐसा कहा दोबारा तो, समझे? वह बदसूरत बतख का बच्चा बहुत उदास रहने लगा। एक दिन झील में अपनी परछाई देखते हुए वह बदसूरत बतख का बच्चा सोचने लगा कि अगर उसने अपने परिवार को छोड़ दिया तो वो सारे बहुत खुश हो जाएंगे। वह किसी दूसरे जंगल में चला जाएगा। अगर मुझे कोई पसंद ही नहीं करता तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तब शायद ये सब खुश हो जाएंगे। यही सोचकर वह किसी घने जंगल में चला गया। जल्द ही सर्दियों आने वाली थी। हर तरफ बर्फ की बारिश हो रही थी। बत्तख का बच्चा इस तरह अपने घर से निकल गया। उसे नहीं मालूम था कि वो कहाँ जाएगा। रास्ते में उसे कई अजीब लोग मिले जो उसका मजाक उड़ा रहे थे। अरे देखो ना, ये कितना फनी है। ये बत्तख है क्या? बत्तख का ना रंग है और इसकी चोंच तो देखो, ये किस तरह से खड़ा है और हमें कैसे घूर रहा है। ये बहुत अलग है। इसी तरह दिन बीतते रहे। बारिश के मौसम आ गए। बारिश में बत्तख को कोई छांव नजर नहीं आई। तभी उसे एक भालू का घर दिखा जहां पर उसने कुछ देर ठहराव किया। बत्तख को ये बात समझ में आ रही थी कि जीवन कितना कठिन है। वहां से वह एक बत्तख के परिवार के पास गया। उन्होंने उसे भगा दिया। फिर वो एक मुर्गी के घर के पास गया। मुर्गी ने भी उसे चोंच मार कर भगा दिया। उसी रास्ते में उसे एक कुत्ते ने देखा। वाह वाह, जाओ यहाँ से, कितने अजीब हो तुम, कितने अजीब दिखते हो, पता नहीं किस परिवार से हो। चलो निकलो यहाँ से, तुम्हारे घर की तरफ जाओ और यहाँ दोबारा मत आना। बदसूरत बतख उदास मन से सोचने लगा कि वह इतना बदसूरत है कि उसे कोई देखना भी नहीं चाहता। उदास होकर वह बदसूरत बतख का बच्चा फिर से जंगल जाने लगा। तो वो वहां से भी भाग गया और फिर एक जंगल में रहने लगा। सर्दियों के दिन आ गए थे और उसके पास कोई घर नहीं था। तभी उस बत्तख के बच्चे को ठंड लग रही थी। उसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। कुछ ही दिनों में बसंत का मौसम आ गया। अब वह बत्तख भी काफी बड़ा हो गया था। एक दिन वह एक नदी के किनारे टहल रहा था। वहां पर उसने एक सुंदर राजहंसी को देखा।
जिससे उससे प्यार हो गया। लेकिन फिर उसे लगा कि वह एक बदसूरत बतख है, इसलिए उसे वह राजहंसी कभी नहीं मिलेगी। शर्म से उसने अपना सिर झुका लिया। ये तो बहुत सुंदर है, मुझ जैसे बदसूरत बतख से क्या ये कभी भी प्यार करेगी? तभी उसने पानी में अपनी परछाई देखी और वह हैरान हो गया। उसने देखा अब वह बड़ा हो गया है और एक सुंदर राजहंस में बदल गया है। उसे यह एहसास हो गया कि वह एक हंस है। तभी वह अपने बाकी बतख भाई बहनों से काफी अलग था। जल्द ही उस बतख से राजहंस बने उस हंस ने हंसनी से शादी कर ली और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। कहानी की सीख सिर्फ इतनी सी है कि सही समय आने पर हर कोई अपनी गुणों की सही पहचान कर लेता है। तभी वह अपने गुणों को पहचान कर अपने दुखों को दूर कर सकता है। ऐसी ढेरों कहानियों के लिए जरूर से सब्सक्राइब करें इस चैनल को। हैप्पी लिसनिंग। आज की कहानी है द गूस दैट लेड द गोल्डन एग्स। एक बार एक किसान उसकी पत्नी के साथ एक हंस के साथ रहता था। वो हंस काफी कमाल की थी। हंस रोज उस किसान को एक सोने का अंडा देती थी। किसान ये देखकर बहुत खुश हो जाता था और वो उस अंडे को बाजार में बेच आता, जिससे उन्हें काफी अच्छी कमाई होती थी। धीरे धीरे करके वो और उसकी बीवी सारे अंडों को बेचकर बहुत पैसे वाले भी हो गए। तुमने देखा ये अंडा सोने का है, इससे मैं ढेर सारे गहने बनवाऊंगा तुम्हारे लिए। हाँ बिल्कुल। वो दोनों ही काफी अमीर हो गए और ढेर सारे गहने खरीदने लगे। देखो ये तुम्हारे लिए गिफ्ट, कैसा लगा? ये तो बहुत सुंदर है। एक दिन उनके मन में लालच आ गया और उन दोनों ने सोचा कि ये रोज रोज एक अंडा देती है, क्यों ना इस हंस को काट कर सारे अंडे बाहर निकाल लें और उसके अंदर का सारा सोना निकालकर बहुत अमीर हो जाएं। और दोनों ने मिलकर उस हंस के पेट को काट दिया। जब उन्होंने उसे मार दिया तो अंदर कोई सोना नहीं निकला। वे दोनों बहुत निराश हुए और रोए और उस शहर को छोड़कर चले गए। कहानी की सीख सिर्फ इतनी सी है दोस्तों कि लालच बुरी बला है। आज की कहानी है द थर्स्टी क्रो। एक बार बहुत गर्मी पड़ रही थी और गर्मियों के दिनों में एक प्यासा कौवा पानी की तलाश कर रहा था। वह उड़ते जा रहा था और ढूंढते जा रहा था। इस बार तो बहुत गर्मी है। अरे वहाँ एक पानी का मटका नजर आ रहा है, चलो चल के पानी पी लेता हूँ। तभी कौवे को एक मटका नजर आता है जिसमें पानी भी होता है। कौवा उड़ते उड़ते उस मटके के पास पहुँचता है, लेकिन देखता क्या है कि उसमें पानी बहुत थोड़ा था। वो अपनी चोंच को अंदर डालता है, लेकिन उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि पानी काफी नीचे की तरफ था। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि क्यों ना ये जो कंकड़ पत्थर पड़े हैं उन्हें मटके के अंदर डाल दे। वो उन कंकड़ पत्थर को उठाने लगता है और एक के बाद एक उस घड़े में भरने लगता है। देखो शायद इस तरकीब से पानी ऊपर आ जाए और मैं पानी पी पाऊँ। जैसे जैसे घड़े में कंकड़ और पत्थर भरने चालू होते हैं वैसे वैसे पानी ऊपर की तरफ आता जाता है और पानी धीरे धीरे करके ऊपर आ ही जाता है। हाँ, ये तरकीब काम कर गई। और फिर कौवा आराम से पानी पी पाता है और उसकी प्यास बुझ जाती है। शुक्र है गर्मी में पानी मिला। कौवा आराम से अपनी प्यास बुझाकर वापस उड़ जाता है और खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल पड़ता है। कहानी की सीख सिर्फ इतनी सी है दोस्तों कि जहाँ चाह है वह राह है। अगर आप जो चाहोगे वो पाओगे, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। एक गांव में एक लालची कुत्ता रहता था। वह गांव में घूम घूम कर खाने की तलाश करता था। वह इतना लालची था कि उसे जितना भी खाने के लिए मिलता था उसे कम ही लगता था। उसे जो खाने को मिलता उसे वो अकेले ही चट कर जाता। एक दिन उसे कहीं से एक हड्डी मिल गई। हड्डी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सोचा कि इसका आनंद तो अकेले ही लेना चाहिए। यह सोचकर वो गांव से जंगल की ओर जाने लगा। रास्ते में वह पुल के ऊपर से नदी पार कर रहा था। तभी उसकी नजर नीचे नदी के ठहरे हुए पानी पर पड़ी। उस समय उसकी आंखों में सिर्फ हड्डी का लालच था।
उसे यह भी पता नहीं चला कि नदी के पानी में उसका ही चेहरा नजर आ रहा है। उसे लगा कि नीचे भी कोई कुत्ता है जिसके पास एक और हड्डी है। उसने सोचा कि क्यों न उसकी भी हड्डी छीन लूं, तो मेरे पास 2 हड्डियां हो जाएंगी, फिर मैं एक साथ 2 हड्डियों के मजे से खा सकूंगा। ऐसा सोचकर वह जैसे ही पानी में कूदा, उसके मुंह से हड्डी सीधे नदी में जा गिरी। मुंह से छुटकर हड्डी के पानी में गिरते ही कुत्ते को होश आया और उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच करने से हमारा ही नुकसान होता है। चालाक लोमड़ी और मूर्ख कौआ। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो बहुत ही भूखी थी। वह अपनी भूख मिटने के लिए भोजन की खोज में इधर उधर घूमने लगी। उसने सारा जंगल छान मारा। अचानक उसकी नजर ऊपर गई। पेड़ पर एक कौआ बैठा हुआ था। उसके मुंह में रोटी का एक टुकड़ा था। कौवे के मुंह में रोटी देखकर उस भूखी लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। वह कौवे से रोटी छीनने का उपाय सोचने लगी। उसे अचानक एक उपाय सूझा और तभी उसने कौवे को कहा, कौआ भैया, तुम बहुत ही सुंदर हो। मैंने तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुना है तुम गीत बहुत अच्छे गाते हो। तुम्हारी सुरीली मधुर आवाज के सभी दीवाने हैं। क्या मुझे गीत नहीं सुनाओगे? कौआ अपनी प्रशंसा को सुनकर बहुत खुश हुआ। वह लोमड़ी की मीठी मीठी बातों में आ गया और बिना सोचे समझे उसने गाना गाने के लिए मुंह खोल दिया। उसने जैसे ही अपना मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। भूखी लोमड़ी ने झट से वह टुकड़ा उठाया और वहां से भाग गई। यह देख कौआ अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। लेकिन अब पछताने से क्या होना था। चतुर लोमड़ी ने मूर्ख कौवे की मूर्खता का लाभ उठाया और अपना फायदा किया। सीख। अपनी झूठी प्रशंसा से हमें बचना चाहिए। कई बार हमें कई ऐसे लोग मिलते हैं जो अपना काम निकालने के लिए हमारी झूठी तारीफ करते हैं और अपना काम निकालते हैं। काम निकल जाने के बाद फिर हमें पूछते भी नहीं। एक बहुत ही सुंदर जंगल होता है जो पूरा हरियाली और फूल पत्ती से भरा हुआ रहता है। यहाँ की आबो हवा और पानी बिल्कुल साफ और स्वच्छ रहते हैं। उसी जंगल में एक प्यारा सा खरगोश रहता था जो कि लंबे कान और प्यारी सी मुस्कान वाला था। नाम था चीकू। चीकू को फल सब्जियां उगाने का बहुत शौक था और वो बहुत प्यार से उनकी देखभाल भी करता। वो बहुत मीठी और टेस्टी सब्जियां उगाता था और अपने लंच के समय में उन्हें ही खाता था। वो बहुत नेक दिल और समझदार था और अपने बगीचे का खासकर साफ सफाई का ध्यान भी रखता। लेकिन एक रात में ही अचानक उसकी ये प्यारी सी बगिया उजड़ गई। सुबह उठता है तो चीकू क्या देखता है, उसकी सुंदर सी बगिया को किसी ने उजाड़ दिया। उसकी फलों की सब्जियों की क्यारियों के बीच किसी ने टॉफी के रैपर को फेंक रखा था। ये टॉफी का रैपर यहाँ आया कहाँ से? चीकू यही सोच रहा था कि वो क्या देख रहा है कि उसकी पूरी बगिया में इतने सारे टॉफी के रैपर्स फैले पड़े हैं जो कि बहुत ज्यादा थे और इतनी बुरी तरह से उसकी इस बगिया को किसने खराब किया। चीकू ये पता लगाना चाहता है और उसी वक्त वो उस रैपर्स का पीछा करता है जो कहीं जंगल के अंदर की तरफ थे। चीकू पीछा करते करते पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पर कचरे का ढेर पड़ा हुआ है जिसमें सिर्फ रैपर ही रैपर पड़े हैं। लेकिन इतने प्यारे जंगल की जो कि साफ सुथरा था, इतनी खराब हालत की किसने? चीकू यही सोच रहा होता है तभी अचानक से एक रैपर ऊपर से गिरता है बिल्कुल उसके सर पर। उसे अपना जवाब मिल जाता है। जैसे ही वो ऊपर देखता है कि एक बदतमीज बंदर बड़े मजे से चॉकलेट्स और टॉफियां खा रहा होता है और रैपर को बड़े ही बेफिक्र अंदाज में नीचे गिराता जाता है। वो मंकी धड़ाधड़ कैंडियां खाते रहता है और रैपर्स को नीचे गिराता जाता है जैसे उसे इसकी कोई परवाह नहीं है। चीकू को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्ला के कहता है, ए, कौन हो तुम?
और क्यों मेरे जंगल को इतना गंदा कर रहे हो? अभी के अभी से बंद करो। ये सुनकर वो बंदर पूरी तरह से घबरा जाता है और उसे पता चल जाता है कि किसी ने उसे ये हरकत करते हुए देख लिया। वो तुरंत पेड़ की एक छाल पकड़कर भागने की कोशिश करता है, इतनी तेज भागने की कि वो बहुत बुरी तरह से गिर जाता है। हालांकि चीकू उसे पकड़ नहीं पाता। वो भागने के चक्कर में खुद ही पेड़ों की छालों के बीच, पत्तियों के बीच बुरी तरह से फंस जाता है। खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं छुड़ा पाता। जब वो थककर हार जाता है तो चीकू पीछे से आता है और देखता है कि बंदर बहुत बुरी हालत में है। वो आगे बढ़ता है और पूछता है, ए बंदर, तुम इतनी बुरी आदतें कैसे सीख रहे हो? कैसे तुमने पूरे जंगल को गंदा कर दिया? कैसे पूरी तरह से कचरा फेंक दिया? बताओ, क्या ये सही है? बंदर को अपनी हरकतों पर शर्मिंदगी का एहसास होता है और वो जान जाता है कि उसने एक बहुत बड़ी गलती की है इस तरह से कचरा फैलाकर। चीकू कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ इससे निकलने में, लेकिन तुम्हें भी जंगल को साफ करना होगा। बंदर उसकी ये बात मान जाता है और कहता है, बिल्कुल। चीकू उसकी मदद करता है और उसे पत्तियों और झाड़ियों की जाल में से छुड़ा लेता है। इसके बाद चीकू कहता है, चलो अब हम जंगल को साफ करते हैं। बंदर को शर्मिंदगी तो थी ही, वो पूरा जंगल साफ कर देता है। बंदर को एक सबक मिल चुका होता है। अब वो जान चुका होता है कि अपने घर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, एकदम साफ सुथरा। जंगल पहले की तरह बहुत सुंदर लगने लगता है और अब दोनों मिलके चीकू की उगाई हुई फ्रेश सब्जियों का मजा लेते हैं। एक गुफा में एक शेर को आराम करते देखा। शेर को मजे में सोते हुए देख चूहे के मन में शरारत सूझी। चूहा शेर की गुफा में जा घुसा और शेर के ऊपर चढ़ गया। वह शेर के ऊपर खूब उछल-कूद करने लगा और उसके बाल खींचने लगा। चूहे की शरारतों से शेर की नींद खुल गई और उसने चूहे को अपने नुकीले पंजों में दबोच लिया। चूहे ने जब शेर के पंजे में खुद को पाया तो वो समझ चुका था कि शेर के गुस्से से अब उसे कोई नहीं बचा सकता और आज उसकी मौत तय है। चूहा बुरी तरह डर गया और शेर से विनती करने लगा कि शेर जी, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। अगर आज आप मुझे जाने देंगे तो मैं आपके इस उपकार के बदले भविष्य में आपकी मदद करूंगा। चूहे की बातें सुनकर शेर की हंसी निकल गई। शेर ने कहा कि तुम खुद इतने छोटे हो, मेरी मदद क्या करोगे? चूहे की विनती सुनकर शेर को उस पर दया आ गई और उसने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद जब शेर घूम रहा था तभी अचानक किसी शिकारी के फैलाए जाल में फंस गया। शेर ने खुद को जाल से निकालने की कोशिश की लेकिन निकल नहीं पाया। उसी वक्त वो चूहा उधर से गुजर रहा था कि उसने शेर की दहाड़ने की आवाज सुनी। वो भागकर शेर के पास गया। उसने बिना देर करते हुए अपने नुकीले दांतों से जाल को काटना शुरू किया और कुछ ही देर में उसने पूरे जाल को काटकर शेर को आजाद कर दिया। चूहे की इस मदद से शेर ने चूहे को धन्यवाद किया और फिर शेर और चूहा अच्छे दोस्त बन गए। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सिर्फ शरीर के आधार पर किसी इंसान को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। साथ ही हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करेंगे तभी कोई हमारी मदद के लिए आगे आएगा। एक बार खरगोश को अपनी तेज चाल पर घमंड हो गया और वह जो मिलता उसे रेस लगाने के लिए चुनौती देता। कछुए ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। रेस हुई। खरगोश तेजी से भागा और काफी आगे जाने पर पीछे मुड़कर देखा। कछुआ कहीं आता नजर नहीं आया। उसने मन ही मन सोचा, कछुए को तो यहाँ तक आने में बहुत समय लगेगा, चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। और वह एक पेड़ के नीचे लेट गया। लेटे लेटे कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। उधर कछुआ धीरे धीरे मगर लगातार चलता रहा। बहुत देर बाद जब खरगोश की आंख खुली तो कछुआ लक्ष्य तक पहुंचने वाला था। खरगोश तेजी से भागा लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कछुआ रेस जीत गया। कहानी से सीख। धीमा और लगातार चलने वाला रेस जीतता है। एक बार की बात है, एक छोटी सी बच्ची अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी।
वह अपने माता पिता से ज्यादा अपनी दादी से प्यार करती थी। उसकी दादी गांव के दूसरी ओर रहती थी, जो कि जंगल से होकर निकलता था। छोटी बच्ची की दादी ने उसे एक बार लाल रंग का एक हुड तोहफे में दिया था, जिसे वो हमेशा पहने रहती थी। इस कारण लोग उसे लिटिल रेड राइडिंग हुड के नाम से बुलाते थे। लिटिल रेड राइडिंग हुड अक्सर अपनी दादी से मिलने जाया करती थी। एक बार लिटिल रेड राइडिंग हुड की दादी की तबीयत अचानक खराब हो गई। तभी उसे पता चला कि उसकी मम्मी दादी के लिए भोजन और दवाइयाँ लेकर जा रही है। वह दौड़ी दौड़ी अपनी मम्मी के पास पहुंची और पूछा, माँ, आप ये भोजन और दवाइयाँ किसके लिए लेकर जा रही हो? मैं ये भोजन और दवाइयाँ तुम्हारी दादी के लिए लेकर जा रही हूँ। तब उसने कहा, माँ, मैं चली जाऊँ? माँ ने कहा, ठीक है, तुम जाओ, लेकिन ध्यान रहे कि सही रास्ते से जाना और रास्ते में किसी अजनबी से बात नहीं करना। यह सुनकर लिटिल हुड ने कहा, ठीक है। माँ को बाय बाय बोलकर जंगल के उस पार के गांव में जाने के लिए निकल पड़ी। वह जंगल के रास्ते आगे बढ़ते चली गई। जंगल में कुछ दूर जाने के बाद ही उसके टोकरी से निकलने वाली खुशबू ने एक सो रहे भेड़िए को जगा दिया। भेड़िए की नजर उस छोटी बच्ची पर पड़ी। उसे देखकर वह मन ही मन सोचने लगा, अरे वाह, एक नन्हा शिकार, लेकिन यह जा किस तरफ रही है? भेड़िया तुरंत लिटिल हुड के पास पहुंचा और कहा, प्यारी बच्ची, क्या तुम ये स्वादिष्ट खाना मुझे चखने के लिए दोगी? भेड़िए का सवाल सुनकर छोटी बच्ची पहले तो डर गई, लेकिन फिर डरते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, यह मैं अपनी बीमार दादी के लिए लेकर जा रही हूँ, जो अकेले रहती है। इसके बाद लिटिल ने थोड़ा सोचा और अपनी थैली से एक सेब निकालकर भेड़िए को देते हुए कहा, आप ये खा लीजिए। भेड़िए ने सेब ले लिया या और मन ही मन सोचने लगा, वाह, इसकी दादी भी अकेली रहती है, तो पहले इसकी दादी को ही निगलता हूँ और बाद में इसे, लेकिन तब तक इसे रोककर रखना होगा। इसके बाद भेड़िए ने लिटिल से कहा, अरे मेरी बात तो सुनो, स्ट्रॉबेरी से तुम्हारी बीमार दादी ठीक हो जाएगी। जंगल से कुछ स्ट्रॉबेरी तोड़नी होगी, जिसे खाते ही तुम्हारी दादी एकदम से ठीक हो जाएंगी। भेड़िए की बात सुनकर लिटिल हुड ने कहा, अरे वाह, थैंक यू, मैं अभी जाकर थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी ले लेती हूँ। इतना कहकर लिटिल हुड स्ट्रॉबेरी तोड़ने चली गई। दूसरी तरफ चालाक भेड़िया पहले दादी माँ के घर चलते हैं। दरअसल भेड़िए ने यह अच्छे से सोच लिया था कि वह सबसे पहले दादी माँ को और फिर नन्ही लिटिल हुड को निगलेगा। इसके बाद भेड़िया दादी माँ की घर की ओर चल पड़ा। दादी के घर पहुंचकर भेड़िए ने देखा कि वह पलंग पर आराम से सो रही है। वह जैसे ही घर में घुसा, दादी माँ जग गई और भेड़िए को देखकर चौंक गई। उसने भेड़िए से पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? इस पर भेड़िए ने कहा, तुम्हें और तुम्हारी पोती को खाने। इसके बाद दादी माँ ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन वह दादी माँ को निगल गया। इधर लिटिल राइडिंग हुड स्ट्रॉबेरीज लेकर दादी के घर पहुंची। वहां पहुंचते ही उसने गेट खटखटाया और कहा, दादी, मैं आ गई, जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं आपके लिए बहुत सारी चीजें लाई हूँ। तभी घर के अंदर से आवाज आती है, मेरी बच्ची, दरवाजा खुला है, तुम सीधे घर में आ जाओ। यह आवाज सुनकर लिटिल हुड को थोड़ा आश्चर्य हुआ। दरअसल उसे अपनी दादी की आवाज बदली हुई लगी, लेकिन उसने सोचा कि शायद तबीयत खराब होने की वजह से उनकी आवाज बदल गई होगी। फिर उसने गेट खोला और घर में घुस गई। वह अपनी दादी को आवाज लगाने लगी, दादी, दादी, आप कहाँ हो और कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? इस पर कमरे से आवाज आई, अरे मेरी बच्ची, मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ, इस वजह से मेरा शरीर बहुत कमजोर हो गया है। यह सुनकर लिटिल रेड अंदर आ गई। फिर उसने कहा, इसके बाद लिटिल रेड ने फिर पूछा, तो आपके दांत वो इतने लंबे कैसे हो गए? इस पर भेड़िया उसके सामने आ गया और कहने लगा, ताकि मैं तुम्हें अपना शिकार बना सकूं।
इतना कहते ही भेड़िया लिटिल राइडिंग हुड की तरफ कूद पड़ा और दादी की तरह उसे भी निगलने के लिए भागा। लिटिल भाग खड़ी हुई और भेड़िया उसके पीछे था। एक लकड़हारा दादी माँ के घर के पास से गुजर रहा था। यहाँ उसने देखा कि दुष्ट भेड़िया लिटिल को खाना चाहता है। वह समझ गया कि दादी माँ को भेड़िए ने निगल लिया है। लकड़हारे ने तुरंत दुष्ट भेड़िए को सबक सिखाने की तरकीब सोची। उसने उसे जोर से पकड़ा और उल्टा करके हिलाने लगा। भेड़िए के पेट दादी माँ बाहर आ गई। फिर उसे खूब पीटा। भेड़िया डर कर भाग गया। दादी माँ, लिटिल हुड और लकड़हारा बहुत खुश हुए और वापस अपने घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचकर लिटिल हुड ने अपनी दादी माँ से वादा किया कि वह आगे से कभी भी किसी अजनबी से बात नहीं करेगी और लकड़हारे को शुक्रिया कहा। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए और अजनबी लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करने से हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। The Bear and the Travelers। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, राम और श्याम। वे दोनों बहुत अच्छे मित्र थे और हर समय एक दूसरे के साथ रहते थे। एक दिन वे दोनों जंगल में घूमने के लिए गए। जंगल में घूमते समय उन्होंने देखा कि एक बड़ा भालू उनकी ओर आ रहा है। राम जल्दी से पास के एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन श्याम को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। श्याम ने सोचा कि उसे क्या करना चाहिए। उसने सुना था कि भालू मृत लोगों को नहीं छूते, इसलिए वह तुरंत जमीन पर लेट गया और अपनी सांस रोक ली। भालू श्याम के पास आया और उसे सूंघने लगा। श्याम ने अपनी सांस को रोके रखा और बिना हिले डुले लेटा रहा। कुछ देर बाद भालू वहां से चला गया। राम पेड़ से नीचे उतरा और श्याम से पूछा, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? श्याम ने उत्तर दिया, भालू ने मुझे सलाह दी कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो संकट के समय में साथ देते हैं। सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय साथ न छोड़े। तो कहानी की सीख सिर्फ इतनी सी है दोस्तों कि सच्चे मित्र की पहचान यही है जो हमारी मुसीबत के समय हमारे साथ खड़ा रहे। The Lion, the Bear and the Fox। शेर, भालू और लोमड़ी। एक दिन एक शेर और भालू एक हिरण का शिकार कर उसे मार गिराया। दोनों शिकार पर अपना अपना दावा करने लगे और लड़ाई शुरू हो गई। वे दोनों पूरी ताकत से एक दूसरे से लड़ने लगे, जिससे दोनों बुरी तरह घायल हो गए। जब उन्होंने देखा कि अब वे और नहीं लड़ सकते, तो वे थककर जमीन पर गिर पड़े। उसी समय एक चालाक लोमड़ी वहां से गुजरी। उसने दोनों को घायल और कमजोर देखा। बिना देर किए लोमड़ी ने हिरण को अपने कंधे पर लादा और वहां से चली गई। शेर और भालू दोनों लोमड़ी को हिरण ले जाते हुए देखते रह गए, लेकिन कुछ भी नहीं कर सके। वे अपनी मूर्खता पर पछताते हुए वहीं पड़े रहे। शिक्षा: जब दो लोग आपस में लड़ते हैं तो अक्सर तीसरा व्यक्ति उनका फायदा उठा लेता है। Hey kids, if you like the video, don't forget to like, share and subscribe. Thank you for listening. The Fox and the Grapes। एक लोमड़ी थी जो अंगूर खाने की बहुत शौकीन थी। एक बार वह अंगूरों के बाग से गुजर रही थी। चारों ओर स्वादिष्ट अंगूरों के गुच्छे लटक रहे थे, मगर वे सभी लोमड़ी की पहुंच से बाहर थे। अंगूरों को देखकर लोमड़ी के मुंह में बार बार पानी भर आता था। वह सोचने लगी, वाह, कितने सुंदर और मीठे अंगूर हैं, काश मैं इन्हें खा सकती। यह सोचकर लोमड़ी उछल-उछल कर अंगूरों के गुच्छों तक पहुंचने की कोशिश करने लगी, परंतु वह हर बार नाकाम रह जाती। बस अंगूर के गुच्छे उसकी उछाल से कुछ ही दूर रह जाते थे। अंत में बेचारी लोमड़ी उछल-उछल कर थक गई और अपने घर की ओर चल दी। जाते जाते उसने सोचा, ये अंगूर खट्टे हैं, इन्हें पाने के लिए अपना समय नष्ट करना ठीक नहीं। निष्कर्ष: जब कोई मूर्ख किसी वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाता तो वह उसे तुच्छ दृष्टि से देखने लगता है। The Ant and the Grasshopper।
एक बार की बात है। गर्मी का मौसम था और एक चींटी कड़ी मेहनत से अपने लिए अनाज जुटा रही थी। दरअसल वह सोच रही थी कि धूप तेज हो जाए, इससे पहले क्यों न अपना काम पूरा कर लिया जाए। चींटी कई दिनों से इस काम में जुटी थी। वह रोजाना खेत से उठाकर दाने अपने बिल में जमा करती थी। वहीं पास में ही एक टिड्डा फुदक रहा था। मस्ती में वह नाच रहा था, गाने गाकर जिंदगी के मजे ले रहा था। पसीने से तरबतर चींटी अनाज ढोते ढोते थक चुकी थी। पीठ पर अनाज लेकर बिल की तरफ जा रही थी। तभी टिड्डा फुदक कर उसके सामने आ गया। बोला, प्यारी चींटी, क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? आओ मजे करें। चींटी ने टिड्डे को नजरअंदाज किया और खेत से उठाकर एक एक दाना अपने बिल में जमा करती रही। मस्ती में डूबा टिड्डा चींटी को देखकर हंसता और मजाक उड़ाता। उछलकर उसके रास्ते में आकर कहता, प्यारी चींटी, आओ मेरा गाना सुनो। कितना बढ़िया मौसम है, यूं मेहनत करके इस खूबसूरत दिन को बर्बाद कर रही हो। चींटी ने उसे समझाते हुए कहा, सुनो टिड्डा, ठंड का मौसम कुछ दिन बाद ही आने वाला है। तब खूब बर्फ गिरेगी, कहीं भी अनाज नहीं मिलेगा। मेरी सलाह है, अपने खाने का इंतजाम कर लो। धीरे धीरे गर्मी का मौसम खत्म हो गया। मस्ती में डूबे टिड्डे को पता ही नहीं चला कि गर्मी कब खत्म हो गई। कोहरे और बर्फबारी की वजह से बमुश्किल सूरज के दर्शन हो रहे थे। टिड्डे ने अपने खाने के लिए बिल्कुल भी अनाज नहीं जुटाया था। हर ओर बर्फ की मोटी चादर पड़ी थी। भूख से टिड्डा तड़पने लगा। टिड्डे के पास बर्फबारी और ठंड से बचने का भी इंतजाम नहीं था। तभी उसकी नजर चींटी पर पड़ी। अपनी बिल में चींटी मजे से जमा किए हुए अनाज खा रही थी। तब टिड्डे को एहसास हुआ कि समय को बर्बाद करने का उसे फल मिल चुका है। भूख और ठंड से तड़पते टिड्डे की फिर चींटी ने मदद की। खाने के लिए उसे कुछ अनाज दिए। चींटी ने ठंड से बचने के लिए खूब खाना जुटा रखा था। खाने से सीख, अपने काम को मेहनत और लगन के साथ करना चाहिए। उस वक्त भले ही लोग मजाक उड़ाए, लेकिन बाद में वे ही तारीफ करेंगे। The stubborn goat. जंगल के पास से एक नदी गुजरती थी जिस पर जानवरों को पार करने के लिए एक संकरा पुल बनाया गया था। पुल इतना संकरा था कि एक बार में केवल एक जानवर ही पार कर सकता था। एक दिन जब एक मूर्ख बकरी पुल पार कर रही थी, तो उसने दूसरी बकरी को विपरीत दिशा में देखा जो पुल पार करने की कोशिश कर रही थी। अब दोनों आमने सामने डट कर खड़ी थी। दोनों को पुल पार करना था। में से कोई भी बकरी हटाने को तैयार नहीं थी। दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में खड़ी होकर एक दूसरे से लड़ने लगी। पहली बकरी ने कहा, मुझे पहले जाने दो। तभी दूसरी ने कहा, कभी नहीं, पहले मैं। ना पहले बकरी हटी ना दूसरी। दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने सिंग लड़ाने लगे। फिर एक दूसरे को धकेलने लगी, जिसके कारण दोनों का संतुलन नहीं रहा और दोनों ही नदी में जा गिरी। दोनों को पछतावा हुआ कि उनकी जिद की वजह से उन्हीं का नुकसान हुआ। कहानी से सीख, अपनी जिद के कारण खुद का नुकसान न करें। ज्यादा जिद करने से हम अपने दुर्भाग्य को बुलाते हैं। The donkey in the lion's skin. एक बार एक जंगल में गधे को घूमते हुए शेर की खाल मिल जाती है, जो किसी शिकारी ने शेर का शिकार करते वक्त वही छोड़ दी थी। गधा सोचता है कि इस खाल को पहनकर वह भी शेर बन जाएगा और सभी उससे डरने लगेंगे, और उस खाल को पहनकर घूमने लगता है। जंगल के सारे जानवर जब देखते हैं कि शेर आ गया तो वे उसके डर से इधर उधर भागने लगते हैं। गधा यह देखकर काफी खुश हो जाता है और खुशी के मारे ढेचू ढेचू करने लगता है। तभी एक लोमड़ी को जब उसकी आवाज सुनाई देती है तो वह समझ जाता है कि शेर की खाल में यह तो गधा है।
वह गधे के पास आकर कहता है, अच्छा हुआ तुमने अपनी आवाज सुना दी, वरना मैं भी समझ बैठा कि तुम शेर हो। तब गधे को यह समझ में आ जाता है कि बाहरी वेशभूषा धारण कर लेने से कोई दूसरा जानवर नहीं बन सकता, उसकी अंदर की आवाज आत्मा वही रहती है। कहानी से सीख, बाहरी आवरण से इंसान नहीं बदलता, उसकी समझदारी उसकी बातों से है।